हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर अकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट 6 सितंबर वाला मॉक टेस्ट। और सब्जेक्ट रहेगा आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो करेंगे 30 क्वेश्चन सॉल्व और जो होंगे ज़बरदस्त और धमाकेदार प्रश्न जो कि आपके सीटेट में आने हैं बिल्कुल एज इट इज़ प्रश्न। तो देखते हैं किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है और किसके कितने नंबर आते हैं। तो आप सभी लोग अपने आंसर काउंट करते रहना, मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे किसके कितने नंबर आए हैं। तो शुरू करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा के करूंगा। पहले आंसर आप लोग देंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। प्रश्न को सॉल्व करना भी, टैग वर्ड ट्रिक, सब चीज़ें टोटली अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास होगी। तो शुरू करते हैं फटाफट से। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तभी आपको आने वाली क्लासेस मिलेगी। और अब हम मैराथन क्लास दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। शाम को 7 बजे ही टाइम रहेगा। लाइव क्लास का टाइम शाम 7 बजे रहेगा डेली इसी चैनल पर। अब मैराथन क्लासेस आपकी सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें और अपडेट रहें, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और आज का पहला प्रश्न आपका, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके। दूसरा ऑप्शन है कम उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों को दंड देकर। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की नकल करने के लिए बढ़ावा देकर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका सीखने में आनंद की भावना पैदा करके। तो आप सभी लोग पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना अपना आंसर। और एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक भी करेंगे। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सब लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए बहुत अच्छे। हम्म। तो देखिए, इसने बोला है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करना है बच्चे को। अब जब आंतरिक अभिप्रेरणा वाली बात आती है तो मैंने आपको 4 टैग वर्ड लिखवाए हुए हैं। मैंने कल भी आपको बोला था 4 शब्द अगर आपको याद हो गए तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। नंबर 1, उस काम में बच्चे की रुचि हो। नंबर 2, उस काम को करने में मजा आता हो बच्चे को, यानी कि आनंद आता हो। या फिर बच्चे को उस काम को करके संतुष्टि मिले, है ना, जिस काम को करके आपको अच्छा महसूस हो, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और या फिर आप अपने स्किल को, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इन 4 शब्दों में से अगर कोई भी एक शब्द आपको प्रश्न के आंसर में मिलता है तो वही आंसर आपका राइट होता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन राइट जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। उच्च उपलब्धि वाले शिक्षार्थियों की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि कुछ बच्चों की आप तारीफ कर रहे हैं और बाकी बच्चे क्या होंगे, क्या मोटिवेट होंगे, वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, वो डीमोटिवेट होंगे। क्योंकि आप अगर 2 बच्चे आपके हैं और आप एक की तारीफ करते हैं और दूसरे की नहीं करते हैं तो दूसरा बच्चा उससे जलने लगता है। वो बच्चों के बीच में और आप बैर पैदा कर देंगे, है ना। बच्चे उससे मोटिवेट नहीं होंगे, डीमोटिवेट होंगे। तो ये तरीका आपका गलत है, यह बाह्य अभिप्रेरणा है। कम उपलब्धि वाले बच्चों को सजा देंगे, सजा देना भी बाह्य अभिप्रेरणा है। नकल करना तो हमेशा से ही क्या था, निगेटिव टैग वर्ड था। नकल करके बच्चा कभी भी नहीं सीखता, हमेशा खुद से काम को करके सीखेगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा अगर पैदा करनी है तो बच्चे का मन लगाना पड़ेगा उस काम में, उस काम को इतना इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा कि बच्चा उसमें रुचि लेने लग जाए। तो आंसर जो जाएगा आपका डी ऑप्शन जाएगा। बाकी आप टैग वर्ड्स की स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको मिलता रहे, ठीक है। सर अभी ऑफर है, हाँ जी अभी ऑफर चल रहा है आपका, आप जाके ले सकते हैं। कल तक का ऑफर अवेलेबल है। मैंने 25 तारीख आपको बताई थी, 25 तारीख तक आप एडमिशन ले पाएंगे, उसके बाद खत्म, उसके बाद एडमिशन नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज अपने आप कैसे सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखा, तो वह कौन से कौशल प्रोत्साहित कर रहा है। पहला ऑप्शन है अनुबंधन, दूसरा है अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है स्मरण और प्रत्याहार, और डी ऑप्शन है अधिसंज्ञान। बताएंगे आप सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे। जी लिखिए तुरंत अपना अपना आंसर। और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, कमेंट को नीचे करके जल्दी से कमेंट को कट कीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग। देखिए, इसने बोला आपसे जब जफर अपने माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न करता है आज आपने आज अपने आप कैसे सीखते हैं, आज नहीं है ये आप है, ये इसने गलत लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक। आप अपने आप कैसे सीखते हैं, यानी जब बात अपने आप की हो रही है कि आप खुद से कैसे सीखते हैं, तो ये अधिसंज्ञान की बात है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। यानी कि कुल मिला के अपने बारे में सोचना अधिसंज्ञान कहलाता है, ये आप सब लोगों को पता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। संज्ञान का मतलब होता है आपका दिमाग, यानी कि आपके सोच विचार, जो भी दिमाग के स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स के बारे में आपको
अवेयरनेस होना, क्योंकि हर किसी को नहीं होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मुझे पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे पता है कि मैं पढ़ने का तरीका कैसा है, मुझे पता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हूं, मुझे पता है कि मेरे स्किल्स क्या क्या हैं, है ना। तो ये चीज़ें पता होना अधिसंज्ञान कहलाता है। तो हमें बच्चों को यही सिखाना है कि कैसे आप अपने बारे में चीज़ें सीख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा अगले डिसीजन बहुत अच्छे ले पाता है। जब आपको पता होता है ना कि मेरी क्षमता क्या है और मुझे कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस में बेस्ट कर सकता हूँ, तो आप करियर चुनने में भी बहुत आसानी रहेगी आपको। आप आराम से वही लाइन चुनोगे जिसमें आपको महारत होगी या जो आपको पता होगा कि इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए बच्चे को अधिसंज्ञानात्मक कौशल सिखाना ज़रूरी होता है। यहाँ आंसर डी ऑप्शन जाएगा। बाकी अनुबंधन तो बाह्य विप्रेरणा है, तो ये आपका निगेटिव रहता है हमेशा। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, और स्मरण यानी याद करना, तो ये सभी निगेटिव ही है आपके। तो आंसर जो है आपका डी ऑप्शन सही जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है? कथन ए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। और तर्क है, अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्य नीति है। तो ए और आर के हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ए और आर में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, उसके हिसाब से अपना आंसर चुनेंगे आप। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। जी, कितने पैसे हैं मतलब बैच के बारे में तो आप जाके खुद ही देख लो, ऐप पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऑफर सिर्फ कल कल तक वैलिड है, 25 तारीख लास्ट रहेगी। अच्छा कल तो 24 है, चलो 25 तक, 25 लास्ट है। तो 25 तारीख तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद एडमिशन क्लोज्ड, किसी को कोई भी एक भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑफर तो छोड़ो, एडमिशन ही खत्म हो जाएंगे। और उसमें लिमिटेड सीट्स भी हैं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप ले लीजिएगा। वैसे सारे स्टूडेंट पहले ही ले चुके हैं एडमिशन आपको छोड़ के। देखिए, तो इसने बोला एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसको कहते हैं एल्गोरिदम मेथड, और ये सही तरीका है। समस्या समाधान की कुछ विधियां हैं। जो समस्या समाधान इसने दिया है ना, इसकी 4-5 विधियां हैं, है ना। देखो, एक तो आपकी एल्गोरिदम मेथड है, जिसको आप कलन विधि कहते हैं। हिंदी में कलन विधि कहते हैं, इंग्लिश में एल्गोरिदम मेथड कहते हैं। तो ये कलन विधि का मतलब होता है चरण दर चरण। जैसे मैथमेटिक्स से सवाल नहीं सॉल्व करते आप, तो एक लाइन सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी लाइन आती है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक आप भाग का सवाल ही ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ पर जो है मैं ले लेता हूँ, ये ले लिया फॉर एग्जांपल। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया, फिर 5 आ गया नीचे, है ना, फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 1 आ गया। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ना, लास्ट पे आंसर आएगा। ये चरण दर चरण किसी भी समस्या को सॉल्व करना एल्गोरिदम मेथड कहलाता है, यानी कलन विधि। तो ये सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर कह रहे हैं अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना क्या एक अच्छी रणनीति होगी? तो हाँ, बिल्कुल अच्छी रणनीति होगी, ये बात भी सही है। यानी अगर एक टीचर बोल करके अपनी रणनीति बच्चे को समझा रहा है ना, जब आप विद्यार्थियों के साथ साझा कर रहे हैं कोई भी बात, तो आप बोल भी रहे हैं उसको लिखने के साथ साथ, तो यह अच्छा तरीका है। तो दोनों ही बातें अगर आप देखेंगे तो दोनों में बोल के ही समझाया जा रहा है। इसमें भी टीचर जो है अपना ज्ञान साझा कर रही है, और इसमें भी। तो दोनों जब ऑप्शन एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो जाएं तो व्याख्या सही मानी जाती है। तो यहाँ जो है व्याख्या सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट जाएगा, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन आपको इसमें ही होता है कि व्याख्या सही होगी या नहीं होगी। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है, अगर दोनों लाइनें एक टॉपिक से रिलेटेड है तो व्याख्या सही है, और अगर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है तो व्याख्या गलत है। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कथन ए, एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है, और कारण क्या है, यानी तर्क क्या है? संज्ञान व संवेग परस्पर संबंधित है। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। चलिए फटाफट से सब लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। बीपीएससी का अभी कुछ दिन और नहीं हुआ, पढ़ाई तो मज़ा आएगा। अरे रिहाना जी, अभी तो बीपीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो मज़ा किस चीज़ का ले रहे हो आप? मुझे तो ये समझ नहीं आया, तुमने पॉजिटिव बोला है या निगेटिव बोला ये लाइन। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। और हमारे 500 लाइक्स में लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन पूरा करेगा, जल्दी बताओ। 500 वाला लाइक कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जल्दी से। इसने बोला एक बच्ची की संवेगात्मक मनोस्थिति स्कूल में उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तो क्या ये बात सही है? 100% सही है। यानी आपके इमोशंस, संवेगात्मक का मतलब हो गया आपकी भावनाएं, अगर आपकी इमोशंस पॉजिटिव हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा।
और अगर नेगेटिव हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यानी अगर बच्चा खुश है आपकी क्लास में बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसके चारों तरफ जो बच्चे बैठे हैं उनसे डर नहीं लग रहा उसको, वो उनको अपना मानता है या टीचर से खुल के बात कर पाता है, तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर वो उसके इमोशंस निगेटिव हो गए, यानी वो डरा हुआ है, या टीचर उसको बार बार डांटती है, या टीचर से सामने बोलने से उसको डर लगता है, या जो बच्चे उसके पास बैठे हैं उन बच्चों से उसको डर लग रहा है कि यार ये बच्चा मेरी पेंसिल छीन लेगा, तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा। यानी इमोशनली भी आपको पॉजिटिव होना ज़रूरी है बच्चे को। तो इसलिए जो आपकी इमोशनल स्टेज होती है उससे लर्निंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग यानी सीखना और संवेग आपस में जुड़े हुए हैं। लो इसने लिख भी दिया दूसरी बात में, तो संज्ञान और संवेग आपस में जुड़े हुए हैं यानी संबंधित है। दोनों बातें सही हैं और दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए व्याख्या भी सही जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट जाएगा। समझ में आया? आ गया तो यस लिखो एक बार कमेंट में, जल्दी बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट में यस लिख दो जल्दी से। और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते एक पहचान का निर्माण करते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोर अवस्था। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिख के बताएंगे। आज कौन कौन नए बच्चे हैं भाई जिन्होंने आज ही चैनल को सब्सक्राइब किया है? न्यू स्टूडेंट कौन कौन है? अपनी कमेंट में न्यू लिखो जल्दी से, न्यू लिखो और एक रेड वाला दिल भेजो साथ में। कितने बच्चे नए आए हैं आज चैनल पे? बहुत सारे नए बच्चे आए हैं आज। तो कौन कौन नया है बताओ ज़रा, अपने अपने नाम बताओ जल्दी जल्दी। तब तक मैं प्रश्न समझाता हूँ, आप कमेंट में अपना नाम बताओ और ये भेजो जल्दी से। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा परिवार में स्वायत्तता स्थापित करने की कोशिश करता है? किशोर अवस्था। स्वायत्तता जो गुण है ना, ये स्वायत्तता ये किशोर अवस्था में आता है। अब स्वायत्तता का मतलब क्या है? स्वायत्तता का मतलब होता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मेरी खुद की पहचान क्या है। जब बच्चा 10-12 साल का होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में मेरी क्या जगह है, परिवार में क्या जगह है, कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है नहीं कर रहा, फर्क ही नहीं पड़ता। आप बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, वो भाग जाएगा थोड़ी देर दूर और फिर 5 मिनट बाद फिर आके आपसे गले मिलेगा, है ना। आप डांट देंगे उसको, आपने उसको बोला ना चल घर से बाहर जा, वो बाहर जाएगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, वापस आके मम्मी मुझे चाय दे दो, मम्मी मुझे जो आइसक्रीम चाहिए। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आपने 15 साल के बच्चे के साथ कर दी कि उसको थप्पड़ मार के आपने घर से निकाल दिया, वो आपसे 5 दिन तक बात भी नहीं करेगा। होता है ऐसा क्योंकि उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा हो चुकी है, यानी कि उसको अब ये पता चल चुका है कि मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में, या मुझे भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या मेरा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और घर के जो काम होते हैं या घर में जो भी मीटिंग हो रही है कि घर में पेंट ही कराना है, फॉर एग्जांपल दिवाली की सजावट करनी है, तो वो चाहता है बच्चा कि मुझे भी इंक्लूड किया जाए घर में, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। तो ये जो भावना आती है ना, मैं, इसी को स्वायत्तता कहते हैं और ये ज़रूरी है, इसी से बच्चा जिम्मेदार बनता है बड़े होके। तो यहाँ जो है किशोर अवस्था में आएगी ये, है ना, उससे पहले नहीं आती। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा कितने लोग आ गए भाई साहब, नए बच्चे काफ़ी हैं आज, क्या बात है। चलो भाई बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का, जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, पुराने वालों का भी स्वागत है, नए बच्चों का भी स्वागत है। और आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, एकदम मस्त वाली पढ़ाई यहाँ पे होगी और प्रीमियम कंटेंट के साथ। प्यार से समझाया जाता है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, तो प्यार से आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि अब हम 1-2 दिन में मैराथन क्लासेस न्यू वाली स्टार्ट करने वाले हैं जो 6 सितंबर के लिए होंगी। तो आप डेली शाम 7 बजे लाइव आएंगे, ये आप टाइम नोट करके रखो, ठीक है। नई वाली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी की मैराथन होंगी, सारी सब चीज़ों की होगी, ठीक है। शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास करेंगे। तो आप लोग अपना ये टाइम टेबल लिख के रख लो अपनी डायरी पे, एक पेज पे लिख के अपने दीवार पे लगा लो ताकि आपको याद रहे, कभी आप भूल जाएं और फिर मिस हो जाए क्लास। SA टीचर अकेडमी चैनल का नाम याद ही हो गया होगा अब तो आपको। तो डेली अब मैराथन क्लास आने वाली है, फाइनल मैराथन रहेंगी आपकी, जिसमें बिल्कुल लास्ट मैराथन है तो निचोड़ वाला कंटेंट रहेगा और बिल्कुल अब ताबड़तोड़ 6 सितंबर का एग्जाम पास। पहला कथन है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। और तर्क है कि बच्चों की वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो A और R के हिसाब से बताएंगे जरा कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में जल्दी से लिखेंगे आंसर। चलिए 1000 लाइक में लास्ट लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा, कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक दबाने वाला है? कमेंट को नीचे करके जल्दी से लाइक दबा दो।
सर जी एसएसटी का भी होगा, हाँ एसएसटी का मैराथन भी कराऊंगा आपको। चलिए लिखते रहिए जल्दी से अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप एक विशिष्ट उम्र को देखने के बजाय सीमा क्षेत्र को देखो। ये बात सही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी विकास के डेवलपमेंट के चरण को देख रहे हैं तो वो एकदम झटके से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। आप कहेंगे भाषा विकास किस उम्र में होता है, तो हम कहेंगे भाषा जो है बच्चा 2 साल की उम्र में सीख जाता है, तो ये बात गलत रहेगी आपकी, है ना। आप क्या कहेंगे? बच्चा 2 से 6 साल की उम्र के बीच भाषा सीखता है, ये हम सही मानेंगे। उसके अलावा ये मातृभाषा की बात हो गई। अब वैसे भाषा तो जिंदगी भर सीखेगा। और एग्जाम्पल अगर हम ले, हमने कहा कि ये बताओ हमें बच्चा चलना कब सीखता है, चलना कब सीखेगा, तो आप कहेंगे 1 साल का बच्चा चलना सीख जाएगा। तो क्या पूरी दुनिया के सारे बच्चे 1 साल की उम्र में चलना सीखेंगे? यानी आज उसका पहला बर्थडे है, आज चलना सीख गया वो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। उसके बीच में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लगता है। 8-9 महीने की उम्र से वो ट्राई करना शुरू करेगा, चारपाई पकड़ के, स्टूल पकड़ के खड़े होना सीखेगा। फिर पापा की उंगली पकड़ के चलेगा, वो धीरे 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 गिरेगा, है ना। 2-3 महीने तक प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो चलना सीखता है। ये तो हुई एक ही बच्चे की बात, लेकिन अलग अलग बच्चों में अलग अलग डिफरेंस रहेगा। कोई बच्चा 9 महीने का है और वो खड़े होना सीख गया, कोई बच्चा 10 महीने का है तब खड़े होना सीखेगा, कोई बच्चा 12 महीने का हो गया अब वो खड़े होना सीख रहा है। यानी बच्चों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, हर किसी का विकास एक बराबर नहीं चलता। तो हमें सभी बच्चों के बारे में जब जनरली बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 9 महीने से लेके 14-15 महीने तक का बच्चा चलना सीख जाएगा। तो ये एक टाइम ड्यूरेशन हो गया कि इस उम्र के बीच में सारे बच्चे चलना सीख जाते हैं, है ना। जैसे हम कहें शादी कब होती है? 22-23 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल की उम्र तक हो सकती है शादी। अब ये कहें कि 25 की उम्र में शादी होती है, तो क्या सारी दुनिया के जितने सारे लौंडों की शादी 25 की उम्र में हो गई? नहीं होगी ना। कोई कोई तो 18 में ही कर ले रहा है, कोई कोई नहीं कर रहा है ना। तो ये एक सीमा क्षेत्र हमेशा रहेगा और इसका कारण होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, है ना। क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी सभी बच्चों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो आंसर पहला ऑप्शन सही है आपका। ए और आर दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी एकदम सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। क्लियर है बात? चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और डी ऑप्शन है विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप जी। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप। और जितने नए स्टूडेंट हैं अपना चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अगर सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही तो बेल आइकन प्रेस रखिएगा, तभी आने वाली क्लास मिलेगी आपको। सलमान खान तो अभी तक शादी नहीं किया है, अयान खान। अयान जी अब इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये पर्सनल डिसीजन है उनका, है ना। पूरी दुनिया ने कह के देख लिया, उनकी मर्जी है भाई। आप भी कह के देख लो, क्या पता आपकी बात मान के कर लें, है ना। प्यार मोहब्बत। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है भाई? कौन सा नहीं, नेगेटिव वाला पूछा है इसने। तो विकास क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, यस ये तो है सिद्धांत। क्रम से चलता है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सारे सिद्धांत, सारे विकास में चरण होते हैं। जैसे बच्चे की अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, पहले गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर सहारे से खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीख जाएगा। तो ये सारे चरण हैं, तो ये क्रमानुसार चलते हैं। विकास की कोई दिशा नहीं होती, ये बात गलत है आपकी। दिशा होती है ना। दिशा पटानी, वो वाली दिशा नहीं, डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। जैसे कि विकास सिर से पैर की ओर चलेगा, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया आपको, अगर उसमें देखेंगे तो दिशा है। पहले गर्दन का विकास, फिर कमर का विकास तो बैठना सीखा, फिर घुटने का विकास, और फिर उसके बाद पंजों का विकास तो चलना सीखा। यानी ऊपर से नीचे को हो रहा है विकास। तो विकास की दिशा होती है, इसने बोला नहीं होती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यस। अंदाज़ा लगा लेते हैं हम कि 5 साल का बच्चा बात करने लग जाएगा, 10 साल का बच्चा साइकिल चलाने लग जाएगा, 15 साल का बच्चा बाइक चलाने लगेगा। करते हैं ना भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी होती है, जाहिर है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से मिलके होगा, यस ये बात भी सही है।
आनुवंशिकता से आपको माता पिता से पूर्वजों से जो गुण मिल गए हैं, बुद्धि है आपकी, आपका सारा इनबिल्ट सिस्टम आपको आनुवंशिकता से मिल जाता है। उसके बाद पर्यावरण में सुविधाएं कितनी अच्छी मिलती है उसके हिसाब से विकास होगा, खान पान कितना अच्छा है बच्चे का, शिक्षा कैसी मिल रही है ना। तो पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों से मिल के बेहतरीन विकास होगा। इसने निगेटिव वाला आपसे पूछा था, जो कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। समझ गए बात को कि नहीं समझे? अगले प्रश्न पे आइए। जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। जी तुरंत लिखेंगे अपना अपना आंसर सब लोग। न्यू स्टूडेंट खुशबू नूरी, अच्छा जी चलिए स्वागत है। सर आप कहाँ से हो? आपका ट्रेलर देखा था, गजब है। अच्छा जी, मैं हूँ दिल्ली से भाई। चलिए जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। सर आप शादी नहीं किए अभी, आपकी 15 साल होता होगा। क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब? तुम्हारे पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से सेंटेंसेस होते हैं। 15 साल की उम्र में शादी होती है, ऐसा कहना चाह रहे हो? देखिए इसने बोला जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन करने लग जाएंगे। तो तार्किक चिंतन जो बच्चा करता है वो थर्ड स्टेज में करता है, जीन प्याजे की तीसरी अवस्था में। और तीसरी अवस्था का नाम आप सबको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ना। तार्किक चिंतन यानी कि किसी भी चीज के पीछे का कारण जानना, कैलकुलेशंस करना, गुणा भाग करना, गणित में पैटर्न पहचानना, ये सब तार्किक चिंतन होता है। केंद्रीयता जो है ये दूसरी अवस्था का गुण है, पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन इसने ये बोला है कि बच्चा अब केंद्रीयता में रहा नहीं है, केंद्रीयता से आगे निकल गया है, यानी दूसरी अवस्था में नहीं है, बच्चा पहुंच गया तीसरी अवस्था में। तो तीसरी अवस्था का जो नाम है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। लेकिन इसकी उम्र क्या होती है ये आप लोग कमेंट में बताओ जल्दी से। कितने साल से कितने साल तक का बच्चा तीसरी स्टेज में रहेगा जीन प्याजे के सिद्धांत में? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। सी ऑप्शन क्लियर बताओ जल्दी से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। ठीक है, और तर्क दे रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। बढ़िया आंसर कर रहे हो, 7 से 11 साल आपने बताई है थर्ड स्टेज की उम्र। क्या बात है, याद है आपको, याद होने लग गई है, ये खुशी की बात है। यार लाइक कम कर रहे हो आज, क्या हो गया आप लोगों को? हाँ इतने सदमे में क्यों हो आप? चलो कमेंट को नीचे करके जल्दी 2000 लाइक पूरे करवाओ यार। इतने सारे बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इतनी बढ़िया क्लासेस हैं, प्रीमियम कंटेंट आपको मिलता है, तो एक लाइक आपकी तरफ से आएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। मैं खुश रहूंगा तो और अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। चलो जल्दी जल्दी एक बार लाइक करेंगे सब लोग। देखिए इसमें समझते हैं, ये एक्चुअल में जीन प्याजे के सिद्धांत से ही प्रश्न आया है। तो इसने बोला 5 साल का रमेश। देखो प्रश्न को पढ़ते ही क्या जाना चाहिए, दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए। 5 साल जैसी आया तो हमें बात समझ में आ जानी चाहिए कि बच्चा कौन सी स्टेज में है। बताओ 2 से 7 साल की उम्र में, यानी दूसरी अवस्था में बच्चा होता है, सबको पता है। तो 2 से 7 साल की उम्र में यहाँ 5 साल यानी दूसरी अवस्था में बच्चा है कि नहीं है? पहले ही वर्ड से ही बात समझ में आ गई है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बच्चा दूसरी स्टेज में है। और इसने बोला कि एक गिलास में से अगर पानी को दूसरे गिलास में डाला जा रहा है तो उसने कहा कि पानी बढ़ गया। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है संरक्षण। क्या कहलाता है? संरक्षण, कंजर्वेशन। और संरक्षण का जो गुण है वो आता है तीसरी स्टेज में। इसका मतलब दूसरी स्टेज के बच्चे में ये गुण हो ही नहीं सकता, तो इसने सही बात लिख दी। जब बच्चा तीसरी स्टेज में पहुंचा ही नहीं है तो तीसरी स्टेज का गुण कैसे आ गया उसमें? नहीं आएगा ना। वही ये कह रहा है कि एक चौड़े गिलास से अगर लंबे गिलास में पानी डाल रहे हो तो बच्चा कह रहा है कि पानी बढ़ गया, यानी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, उसको भ्रम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 गिलास अगर हम बनाए, एक गिलास ये है और एक गिलास ये है, पानी दोनों में बराबर आएगा, लेकिन बच्चे को लगेगा कि ये गिलास लंबा है तो भाई इसमें पानी ज्यादा हो गया। तो अगर तीसरी स्टेज में बच्चा होता तो वो बराबर कह देता, लेकिन बच्चा दूसरी स्टेज में है तो उसने अगर इसको गलत बताया तो सही है ये बात। अब आते हैं हम दूसरे कथन पे। इसने बोला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
ये तीसरी स्टेज होती है जीन पियाजे की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाएंगे, ये गलत है, क्योंकि वो कर लेंगे। तीसरी अवस्था में तार्किक चिंतन आ जाता है, ये अभी अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया है। तो इसने बोला तार्किक चिंतन नहीं आ रहा बच्चे को तीसरी स्टेज में, तो इसने गलत बात बोल दी, यानी पहला तो सही है, दूसरा गलत है आपका। समझ में आया या नहीं आया, मुझे यस लिख के बता दो, वरना मैं दोबारा समझा दूंगा आपको ये प्रश्न। जल्दी से बताओ ये प्रश्न आपको समझ में आया है या नहीं आया है। एक बार कमेंट में यस लिख दो, वरना मैं फिर मैं दोबारा समझा दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत है। बोलो। हाँ जी। मैराथन क्लास किस टाइम से चलेंगे? 7 बजे से ही चलेंगे। जो हम मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली हैं अब आपकी यूट्यूब पर, ठीक है। न्यू मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे और ये फाइनल मैराथन रहेंगी। तो ये शाम को 7 बजे से होगी, ठीक है। डेली शाम 7 बजे। कब होगी? डेली शाम 7 बजे आपको लाइव आना है इसी चैनल पे। क्लियर है? चैनल का नाम भी याद रख लो, और ये टाइम लिख करके शाम 7 बजे अपने एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दो, जहां आप सोते हो, जहां आप पढ़ाई करते हो, याद रहना चाहिए। इसने बोला कॉल्बर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, दूसरा ऑप्शन है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, और डी ऑप्शन है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए जी, बताएंगे अपना आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। इतने बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, मतलब बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है, अभी और अच्छी होगी। देखो, इसने बोला कॉल्बर्ग के यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास जो होता है, ये कॉल्बर्ग के सिद्धांत का सेकंड चरण होता है। कौन सा? सेकंड। अब इस चरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस चरण की विशेषताएं हैं लाभ, लालच, लेन देन, यानी बदले में कुछ चाहिए आपके लिए तभी काम करेगा, या फिर व्यक्तिगत जरूरतें। व्यक्तिगत जरूरतें, ये इस चरण की विशेषताएं होती हैं। जरूरत कौन सी? खाने पीने की जरूरत रहती है छोटे बच्चों की, इससे ज्यादा नहीं है। उसको, वो आपके लिए कोई काम करेगा, बोलेगा मुझे आइसक्रीम दिला दो, कर दूंगा काम। मम्मी बोलेगी जाओ दुकान से जो है चीनी खरीद के लेके आ, वो बोलेगा 5 रुपए मैं लूंगा, खरीद के लाऊंगा, लेकिन अगर आप 5 रुपए नहीं दोगी तो मैं नहीं जा रहा। बच्चे को अपना चाहिए टॉफी, आइसक्रीम, छोटी मोटी चीजें, जरूरत की बात करेगा। अब देखो, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो तो रहा है, पहला ऑप्शन ही सही है। दूसरे चरण में बच्चा व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना चाहता है। दूसरा ऑप्शन है नियमों को निश्चित मानना, ये चौथे चरण की विशेषता है कॉल्बर्ग के। दूसरों के अनुमोदन बनाए रखना, ये तीसरे चरण की विशेषता है। बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहते हैं तीसरे चरण को। फिर आता है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत, ये छठा चरण है, कॉल्बर्ग के सिद्धांत का छठा चरण है। इसका नाम ही होता है सार्वभौमिक सार्वभौमिक नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा चुका हूँ इसकी, अगर आपने नहीं देखी तो आप क्लास के बाद यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको थ्योरी क्लास भी मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है अंतर्विषयकता, तीसरा है अनुकूलन, और चौथा ऑप्शन है खोज विधि। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिखेंगे। हमारे 1800 लाइक होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जल्दी जल्दी 2000 लाइक पूरे करो भाई। अभी आधे बच्चों ने लाइक किया है, तो कमेंट को नीचे करके एक बार दबाएंगे लाइक बटन। एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड अभी बताया तो था मैंने आपको, आ जाएगा, जल्दी आएगा। चलो बता दूंगा, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा कमेंट अलग से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार एक कार्य को अलग समझ से शुरू करते हैं और बाद में साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये होता क्या है, देखो, इसमें एक होता है आपका अध्यापक यानी कि टीचर, शिक्षक, है ना, और एक होता है आपका बच्चा। अब दोनों का एक ही गोल होता है कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है ना, वहां बच्चे को पहुंचना है।
यानी बच्चे की अकल कम है, समझ कम है, इसकी समझ ज्यादा है। इन्होंने बोला अलग समझ से शुरू करेंगे, तो दोनों व्यक्ति की समझ अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है। इसको 3 का पहाड़ा सीखना है, इसको 3 का पहाड़ा सिखाना है, दोनों का गोल एक ही है। तो दोनों साझे गोल पर पहुंचेंगे, यानी एक ही समझ पे पहुंचेंगे। तो कौन वो जो समझ है जहां इसको पहुंचना है, जो टारगेट है हमारा, उस टारगेट को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, जो बच्चे का नेक्स्ट टारगेट होता है उसको हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो पहला ऑप्शन यहां पर सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा, पहला ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी होती है। और डी ऑप्शन है कि भाषा की बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखिए अपना अपना आंसर। मैराथन कितने दिनों में लोगे? बस 1-2 दिन बोला मैंने, 25 या 26 से आपकी मैराथन शुरू कर दूंगा। जी लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर सब लोग। बहुत बढ़िया। देखिए, तो इसने बोला लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा, पहला ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका कहना है कि भाषा का विकास पहले होता है बच्चे में, और फिर भाषा की मदद से बच्चा संज्ञानात्मक विकास सीखता है। यानी जब आपको भाषा आ जाएगी तो आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करोगे या किसी से बात करके ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपका संज्ञानात्मक विकास जल्दी बढ़ेगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अब जब ये भूमिका निभा रही है तो बाधा तो नहीं डालेगी, सीधी सीधी बात है ना, भाषा कोई बाधा थोड़ी डाल देगी। फिर कह रहे हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है। तो यहाँ जो है संवेगात्मक विकास बोला है इसने, ये गलत है। जो वाइगोत्स्की कहते हैं वो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं कि भाषा किस में मदद करेगी, संज्ञानात्मक विकास में। और ये कह रहा है कि बच्चे के विकास में कोई भूमिका नहीं है भाषा की, तो ये बात तो वैसे भी गलत है, क्योंकि सारे ही विकास आपस में जुड़े होते हैं और सारे विकास एक दूसरे में भूमिका निभाते हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा में मदद करेगा, भाषा विकास सामाजिक विकास में मदद करेगी, सामाजिक विकास संवेगात्मक में मदद करेगा। सभी विकास आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है प्रगतिशील, और चौथा ऑप्शन है आपका परीक्षा केंद्रित। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर जीन प्याजे ने कॉग्निटिव पे जोर दिया था ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो प्रश्न अलग है, समझे नहीं आप बात को। यहाँ बात संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं थी, यहाँ बात भाषा के बारे में थी। जो प्रश्न अभी पूछा गया था उसमें भाषा की क्या महत्ता है ये पूछा गया, संज्ञानात्मक विकास नहीं। भाषा की महत्ता है संज्ञान को बढ़ाने में, ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं। जीन प्याजे भाषा की बात नहीं करेंगे। अगर कहीं भी आपको भाषा विकास वाली बात दिखे तो जीन प्याजे आंसर राइट नहीं हो सकता। जीन प्याजे ने कभी भी भाषा के बारे में बात नहीं की। चलिए और कुछ। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। देखिए, इसने बोला किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति को और आकलन के तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। अनुकूलन मतलब चेंज कर देना, तो बच्चों के हिसाब से चेंज कर रहा है, इसका मतलब बाल केंद्रित कक्षा है। और बाल केंद्रित कक्षा को हम प्रगतिशील कक्षा भी कह सकते हैं। तो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर है। व्यवहारवादी क्या होती है कक्षा, जिसमें बाह्य विप्रेरणा द्वारा सिखाया जाता है, यानी बच्चे पे दबाव डाला जाता है, सजा दी जाती है, या फिर लालच या फिर इनाम दे करके पढ़ाया जाएगा। तो ये तरीका गलत है। आज के ज़माने में व्यवहारवादी कक्षा चलती ही नहीं है, रचनावादी कक्षा चलती है। ठीक है, आपकी पूरी की पूरी NEP 2020 रचनावाद पर आधारित है। ये सवाल भी आपका आता है सीटेट में कि NEP 2020 कौन से वाद पे आधारित है, रचनावाद, व्यवहारवाद, अनुकरणवाद, यथार्थवाद। तो आपको क्या चुनना है, रचनावाद चुनना है, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा का सारा रचनावाद पे आधारित है। शिक्षक केंद्रित और प्रेक्षक केंद्रित तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी केंद्रित की बात आएगी तो बाल केंद्रित ही होगा। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, कथन ए है प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। और दूसरी बात है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, लिखते रहो, जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। देखो इसने बोला प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि अगर आप बुद्धि परीक्षण करना चाहते हैं तो केवल एक तरीके से नहीं हो सकता, है ना। बुद्धि जो है ना वो बहुत सारी है। जैसे अभी अभी हमने हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है। संज्ञानात्मक, जिसको हम क्या कह देते हैं, एक होगी भाषाई बुद्धि, एक होगी तार्किक गणितीय बुद्धि, फिर हो गई आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि, फिर आपकी हो गई प्रकृतिवादी बुद्धि। तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि है। तो क्या सारी बुद्धियों को आप केवल परीक्षण से, यानी एक लिखित टेस्ट लेके जांच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और दूसरी बात, कुछ विशेषताएं तो ऐसी होती हैं जिनका मूल्यांकन या जिसका मापन हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सामाजिक विकास है ना, जैसे नैतिक विकास है, तो इसका नापने का कोई तरीका नहीं होता। तो बुद्धि, किस बच्चे की कितनी बुद्धि है या अलग अलग फील्ड में, उसको आप एकमात्र तरीके से नाप ही नहीं सकते। उसके लिए बहुत तरीके अपनाने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, बच्चे के साथ समय बिताना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, तब जाके पता लगा पाओगे। तो इसने सही बात बोली है कि बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है, गलत है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न प्रकार की शक्तियां रखता है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं। केवल एक प्रकार की विशेषता नहीं होती एक आदमी में, उसमें मल्टीपल विशेषताएं हैं। आप कितनी सारी चेक करोगे, तो आपको कितनी सारी अगर चेक करनी भी है तो कितने सारे तरीके भी लगाने पड़ेंगे। केवल एक तरीके से आप नहीं पता लगा पाएंगे। तो इसलिए दोनों बातें यहाँ पर सही हैं और व्याख्या सही जाएगी, क्योंकि दोनों बातें एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। समझ में आया आपको? एक बार यस लिखो कमेंट में जल्दी से, अगर बात समझ में आ गई है तो। अगला प्रश्न क्या कहता है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बातें करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह किसका उदाहरण है और शिक्षकों को इसे करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो खाली स्थान में क्या आएंगे? देखो यहाँ पे दो भागों में आपके बांटा गया है हर ऑप्शन को, तो आपको ये खाली स्थान में फिट करना है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए है? नहीं, ये क्लास सिर्फ आपकी सीटेट के लिए है। और अब तो यूपीटेट हो भी चुका है। अब तो यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो क्या आप अभी भी? अब जब आएगा दोबारा से तो सीटेट के बाद करेंगे उसकी तैयारी, अभी सिर्फ सीटेट की करो। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। और 2000 लाइक में हमारा लास्ट लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा, जल्दी बताओ। 2000 वाला लाइक कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन? जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे। देखिए वाइगोत्स्की के हिसाब से अगर बात पूछी गई है तो आंसर पहले या दूसरे में से कोई एक जाएगा, क्योंकि आत्म केंद्रित वाक जो है ये जीन प्याजे का शब्द है। बच्चे अकेले में खुद से बातें करते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। वाइगोत्स्की इसको निजी वाक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, और जीन प्याजे इसको आत्म केंद्रित वाक कहते हैं। तो ये जीन प्याजे वाला तो हटा दो, दो ही बचे आपके पास। अब आगे बात यह है कि ये निजी वाक जो है ये अच्छी चीज़ है या बुरी बात है? अगर बच्चा खुद से बातें करता है तो वो अच्छा है या बुरा? तो वो अच्छा है, उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। क्यों है अच्छा? क्योंकि उससे वो अपने विचारों को सही दिशा देने में सफल होता है। हम अपने आप से बातें तब करते हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, और जब कुछ सोच रहे हैं और खुद से बातें भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उन विचारों को सही लाइन में लगा रहे हैं और उनका कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सही बात है, यानी इसको आप बढ़ावा देंगे, ठीक है, इसको आप हतोत्साहित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जाएगा। समझ गए बात? चलिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया करके सीखना है प्यार से, तभी आपका जो है सीटेट निकल पाएगा बढ़िया नंबरों से। सर मूवी कब रिलीज़ हो रहा है? यार ये बहुत, 1 घंटे से तुम यही सवाल करे जा रहे हो कब हो रहा है। मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। जो देवा मूवी है आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, देवा मूवी शादाब आलम लिख के मिल जाएगी, ठीक है।
अब जो आगे आएगी वो वेब सीरीज आएगी। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना किसका उदाहरण है? जेंडर समता का, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर सशक्तता? बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। लिखिए अपना अपना आंसर सब लोग। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस, क्या बात है। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि मॉडल पेपर सॉल्व करवा दीजिए। क्या नाम है आपका, चलो जो भी नाम है। तो मॉडल पेपर मैंने पहले ही कहा हुआ है कि सॉल्व करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। पहले थ्योरी वाली क्लासेस होंगी, उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप खुद से सॉल्व करो मॉडल पेपर को। आपका मॉक टेस्ट भी लग जाएगा तब तक, और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी तब तक। फिर लास्ट के दिनों में हम बिल्कुल जो है लास्ट के 5 दिनों में मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर आपके प्रैक्टिस के लिए ही हैं, तो इसलिए हम लास्ट में करेंगे। इसने बोला गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ना और नीले रंग को लड़कों से, किसी भी रंग को किसी एक जेंडर से जोड़ देना रूढ़िवादिता है। सिंपल बात, यह रंग की बात नहीं है, ये किसी भी चीज को, किसी सब्जेक्ट को, जैसे गणित जो है वो लड़के ही पढ़ते हैं, गलत। खाना जो है लड़कियां ही बनाती हैं, गलत। बाइक जो है लड़के ही चला सकते हैं। ये जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ना जो किसी जेंडर पर डिपेंड हो रहे हैं, वो सारे आपके रूढ़िवादिता वाले होंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी शब्दों का क्या मतलब है? जेंडर समता का मतलब होता है सभी जेंडर को उनकी अधिकतम सीमा तक पहुंचाना या उनको कुछ बनने का, आगे बढ़ने का अवसर देना। समानता का मतलब होता है कि सभी को बराबर सम्मान देना। और सशक्तता का मतलब होता है कि जेंडर को मजबूत बनाना, मतलब वैसे जेंडर को नहीं, फिजिकल नहीं, आपके समाज में मजबूत बनाना, कि लड़कियों को भी बराबर इज्जत मिल रही है, लड़कियों भी काम में भागीदारी ले रही हैं, सभी प्रकार के लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं, वो है ना। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, यह दर्शा पाए। और कथन कारण है आपका आर, शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं और बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको। लिखेंगे अपना अपना आंसर। भाई प्रणव जी देखो, मेरे फिर तुम मेरे से ना मतलब मत करा करो गलत सुनने वाले काम, दिमाग खराब करने वाले काम। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ आपकी, लेकिन अब आप सुधर जाओ प्रणव जी। अगर अगली बार आपकी एक भी कमेंट आई तो यहाँ से ब्लॉक मार दूंगा, जिंदगी भर आप चैनल पे भटक नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? आपको दिखना ही बंद हो जाएगा चैनल। तो इसलिए मेरा दिमाग मत खाया करो। जब क्लास इतनी मस्त चल रही है, बेहतरीन वाली, तो बीच में ऊट पटांग कमेंट करने की क्या ज़रूरत है? ढंग से पढ़ लिया करो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। देखो, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है उसको दर्शा पाए। ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपको एक तरह से समावेशी माहौल बनाना है, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। हाँ, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर रहेगी, सभी की क्षमता एक बराबर नहीं रहेगी, लेकिन होगी सब में क्षमता। जो बच्चा दुनिया में पैदा हुआ है वो सीखने की क्षमता लेके पैदा हुआ है। ये बात एनसीएफ में लिखी है कि बच्चों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये बात आपको क्लास में भी साबित करनी है, इसलिए आपको ऐसा माहौल क्लास में बनाना पड़ेगा जिसमें सभी बच्चे अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। और शिक्षक बच्चों के बारे में क्या विश्वास रखता है, इससे बच्चे की लर्निंग पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर आप किसी बच्चे के बारे में ये सोचते हैं कि ये बुद्धू है, तो वो बच्चा जिंदगी भर बुद्धू ही रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने क्लास में ये बोल दिया भाई तुम गधे हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं होना, बच्चे के लिए आप आदर्श रूप हैं, टीचर भगवान है बच्चे के। अब जब भगवान ने ही ये बोल दिया कि तेरा कुछ नहीं होना, तो बच्चा मान लेगा ना इस बात को। अबे मैं बुद्धू ही हूँ यार, ये वाला लड़का, ये लोग इंटेलिजेंट है, मेरा कुछ नहीं होना, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ यार। ये क्लास में आएगा भी तो लगेगा अबे मैं तो फेल ही होऊंगा, सर कहते ही हैं। तो टीचर अगर बच्चों के बारे में निगेटिव बात सोचेगा तो बच्चे भी खुद के बारे में निगेटिव सोचेंगे और बच्चों की लर्निंग खराब हो जाएगी। अगर टीचर उनको मोटिवेट करेगा, बेटा हो जाएगा, बढ़िया सीख रहे हो तुम, देखो कल से बेहतर कर दिया ये वाला काम तुमने, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा, बच्चा और मेहनत करेगा। इसलिए टीचर की जो बात होती है ना बच्चों के बारे में, ये बहुत मायने रखती है। इसलिए आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं और आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है?
पहला ऑप्शन है विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन है साल के शुरू और अंत में मूल्यांकन करना। तीसरा ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। और डी ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए तो इसने बोला है आपसे निम्न में से सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। अब इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CCE कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन। तो इसका मतलब होता है सतत मतलब लगातार मूल्यांकन करें आप पूरे साल भर, और समग्र का मतलब है कि आप सारे क्षेत्रों का मूल्यांकन करें बच्चे के, जैसे गणित का भी कर रहे हैं, इंग्लिश का भी कर रहे हैं, साइंस का भी कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ आपको बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है, भाषा विकास का भी ध्यान रखना है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का नैतिक विकास कैसा है, सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और होगा कैसे वो, जब आप विभिन्न तरीकों से करोगे। अगर आप विभिन्न प्रकार का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो विभिन्न तरीके भी लगाने पड़ेंगे, और समय समय पर करना पड़ेगा, तभी तो लगातार कर पाएंगे। समय समय पर करेंगे तो लगातार होगा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं साल के शुरू और अंत में कर लो, तो फिर लगातार कहाँ हुआ, फिर तो पूरे साल नहीं हुआ ना, आपने एंड में एक बार कर लिया, एक बार शुरू में। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षा से करेंगे आप, गलत, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए एक ही प्रकार की परीक्षा सब पे लागू नहीं कर सकते आप। दृष्टिबाधित बच्चा है, लिखित परीक्षा कैसे देगा। ऑटिज्म बच्चा है, लिखित परीक्षा नहीं दे पाएगा। हो सकता है आपके क्लास में ADHD वाला बच्चा हो सकता है डिस्ग्राफिया वाला बच्चा हो, है ना। तो सभी बच्चे एक प्रकार से मूल्यांकन नहीं दे पाएंगे। मानकीकृत का भी यही मतलब होता है कि आप एक ही प्रकार से मूल्यांकन ले रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महज प्रत्यास्मरण को नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। दूसरा है भारत में कितने राज्य हैं। तीसरा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। और डी ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में लिखेंगे अपना अपना आंसर। महा मैराथन क्लास कब होगा सर। बस एक दो दिन में ही स्टार्ट करवा रहा हूँ, मैंने आपसे बोल दिया है। अब आपकी न्यू वाली मैराथन क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। न्यू मैराथन आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कितने बजे से, शाम को 7 बजे से, शाम 7 बजे से। और ये डेली होंगी आपकी, ठीक है। ये डेली होंगी, इसी चैनल पर होंगी। तो इस चैनल का नाम याद रखना है SA टीचर अकेडमी, और इसको टाइम टेबल को लिख के अपने घर में दीवार पे चिपका दो जहां आप पढ़ाई करते हो। शाम 7 बजे से डेली स्टार्ट करेंगे न्यू मैराथन क्लास। अब लास्ट फाइनल मैराथन रहेंगी, इसके बाद दोबारा समय भी नहीं है हमारे पास, एग्जाम आ जाएगा तब तक। तो ये फाइनल मैराथन रहेंगी, PYQs की भी रहेंगी, ट्रिक्स की भी रहेंगी, सब चीज़ों की रहेंगी। इसलिए आप डेली अब शाम 7 बजे लाइव आना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई। आएंगे डेली लाइव, कौन कौन रेडी है बताओ इसके लिए। न्यू मैराथन क्लास करने के लिए कौन कौन रेडी है, रेड वाले दिल भेजो कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन रेडी है। इसने बोला है कि प्रत्यास्मरण पर नहीं आधारित होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना चाहिए। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है नई सोच, मौलिक विचार, क्रिएटिविटी। और इसका सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था, ऐसा प्रश्न जिसका एक से ज्यादा उत्तर आ जाए वही सही। अब देखो, टेलीफोन का आविष्कार एक ही बार हो सकता है, 2 बार तो हुआ नहीं होगा। भारत में कितने राज्य हैं, इसका एक ही उत्तर होगा, 2 उत्तर नहीं हो सकते। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, इसका एक ही उत्तर हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। तो जिसका एक ही उत्तर है उसमें सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं उसमें तो सोचने का बचेगा। जब आप बच्चों से पूछेंगे कि जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे कम कर सकते हैं, तो बच्चे विभिन्न प्रकार के आंसर देंगे। एक बच्चा अलग जवाब देगा, दूसरा वाला अलग, तीसरा वाला अलग, है ना। यहाँ जवाब देने के मौके हैं, यहाँ तो जवाब देने के मौके ही नहीं है, यहाँ तो सब एक जैसे आंसर देंगे। समझ रहे हो बात। तो ऐसा आंसर, ऐसा प्रश्न जहां विभिन्न प्रकार के जवाब दिए जा सकते हैं, वही समालोचनात्मक चिंतन वाला होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जाएगा।
यानी कि सब लोग रेडी हैं मैराथन क्लास के लिए, बहुत बढ़िया। सबके रेड दिलाए हैं कमेंट में, तो बहुत बढ़िया है। फिर जल्दी ही हम शुरू करेंगे अब, एक दो दिन में ही मैराथन क्लास स्टार्ट कर देंगे शाम 7 बजे से। तो आप यूट्यूब पर डेली लाइव आइए। अब यहाँ अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य विद्या गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों की सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। और डी ऑप्शन है, समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। सर यूके टेट में ये क्लास काम आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, उत्तराखंड टेट में। चलो 2500 लाइक में हमारा लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन पूरा करेगा 2500 वाला लाइक, कौन है वो लक्की पर्सन जो 2500 वाला लाइक करेगा। कमेंट को नीचे करके लाइक दबा दो एक बार, जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह करेंगे। देखो इतनी मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। कितने घंटे की होगी मैराथन क्लास, ऐसी ही होगी लगभग 5 से 6 घंटे की करा करेंगे बस। कोई हो सकता है कोई थोड़ी सी लंबी भी चली जाए, लेकिन एवरेज हम 5-6 घंटे की लेके चलेंगे जो मैराथन रहेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी करेंगे तो उसमें आप भी थक जाओगे और मैं भी, तो हम 5-5 घंटे की करके करेंगे, है ना। चाहे 2 कर लेंगे एक, तो तब भी फायदा है। इसने बोला, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो समावेशन में ऐसा प्रश्न आपको चुनना होता है, ऐसा कथन चुनना होता है जिसमें सभी बच्चों का फायदा हो रहा हो, किसी एक प्रकार का ना हो, क्योंकि समावेशी शिक्षा सबके लिए बराबर है। इसने बोला, विद्यालय पाठ्यचर्या में आप क्या कर रहे हैं, लड़कियों को और वंचित समूह के बच्चों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो आप किसी एक प्रकार के लोगों को छोड़ देंगे तो समावेशन हो ही नहीं पाएगा। फिर कह रहे हैं, समावेशन में अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा आ जाएगी, गलत। यानी कि क्या, अगर विकलांगता वाले बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो क्या सामान्य बच्चों की शिक्षा में दिक्कत आ जाएगी, गलत है ये बात, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि और क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी संबोधित किया जाता है, ये आंसर राइट जाएगा। यानी बच्चों में चाहे कितनी भी विभिन्नता हो सकता है अमीरी गरीबी की भिन्नता हो सकता है जाति की भिन्नता हो सकता है काले गोरे की भिन्नता हो, भाई होता है भारत में, हो सकता है भाषा की भिन्नता हो, लेकिन सारी भिन्नताओं को छोड़ के हम फिर भी सभी बच्चों का एडमिशन लेते हैं, ये है समावेशी शिक्षा। ये कह रहे हैं केवल विकलांगता वाले बच्चों के लिए है समावेशी शिक्षा, गलत बात। समावेशी शिक्षा सबके लिए है, सामान्य बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए है। तो आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। पहला ऑप्शन है, उनके लिए अलग संकाय बनाकर। दूसरा है, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके। तीसरा ऑप्शन है, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके। और डी ऑप्शन है, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो इसने बोला, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है, उनके लिए अलग संकाय बनाएंगे आप, समावेशन खत्म हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी। अलग कमरा नहीं बनाना, सेम सेम जगह पे पढ़ाना है। ट्यूशन लेना निगेटिव टैग वर्ड है, आप हमेशा याद रखिएगा। ट्यूशन लेना हमारी समावेशी शिक्षा में या पूरी शिक्षा में कहीं भी नहीं आता। फिर कह रहे हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा का मतलब होता है बेइज्जती करना, तो आप उनके समाज की निंदा अगर करेंगे तो इससे समावेशन थोड़ी होगा, इससे तो दुश्मनी पैदा कर दोगे आप। फिर है आपका कि उनमें आप अपनेपन की भावना पैदा करो, यानी कि सभी बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि ये सारी क्लास हमारी है, यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सब हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथी हैं, तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसने बोला, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है उसके लिए उपयुक्त समायोजन होंगे, यानी अच्छी चीज है।
पहला ऑप्शन है प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, दूसरा है ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण देना, और फोर्थ है आपका काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो बताओ इनमें से कौन से पॉजिटिव है, तो छांट करके बताएंगे अपने अपने आंसर। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन से कक्षा कक्ष प्रावधान है जिस बच्चे को थोड़ा कम दिखाई देता है। अच्छा, दो प्रकार की दृष्टि बाधिता होती है, एक वो जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, फुल दृष्टि बाधित, और दूसरे हैं जिनको अल्प दृष्टि कहते हैं, यानी जिनको कम दिखाई देता है और चश्मे के साथ उनको दिखाई दे सकता है। तो जिन लोगों को कम दिखाई देता है उनको अगर प्रकाश आप अच्छा रखेंगे क्लास में और आवर्धक लेंस देंगे, आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, चश्मे में भी यही होता है जिससे अक्षर बड़े दिखते हैं, या फिर आप हाथ में पकड़ने वाला भी ले सकते हैं, ऐसा लेंस होता है गोल गोल, उसको किताब पे रखेंगे तो बड़ा दिखता है। तो उस लेंस को अगर आप देंगे तो इनके लिए फायदा रहेगा, ये बात सही है। ब्लैक बोर्ड पे जो भी काम आप करा रहे हैं उसको बोल करके भी कराएं, यानी मौखिक रूप से भी कराएं, तो ये बात भी इनके लिए फायदेमंद रहेगी, क्योंकि हो सकता है इनको बोर्ड से क्लियर नजर ना आए, लेकिन अगर आप बोल के बताएंगे तो ये सुन करके उस बात को समझ लेंगे। फिर कह रहे हैं बहुत सारे दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देंगे, तो ये इनके लिए नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि इनकी नज़र कमज़ोर है, तो सारे अगर लिखित में दे दोगे तो इनको बड़ा दिक्कत आएगी। और काम पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो क्या? हाँ दे सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पहला दूसरा और चौथा समय, चौथा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला सही जाता है आपका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, दूसरा है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, तीसरा है प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, और डी है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे आंसर अपना। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी 3,000 लाइक पूरे करो भाई, 3,000 लाइक करने में इतना टाइम लगा दिया आज आपने, क्या बात हो गई। चलो जल्दी से सब लोग लाइक करेंगे, कमेंट को नीचे करके। अभी देखो 1,000 लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है, 1,000। तो ये छुप के बैठे हैं सबके सब, देखो इतने बढ़िया क्लास हो रही है तो इतना तो आपका हक बनता है। चलो जल्दी करो। इसने बोला अगर आप बच्चे को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो रचनात्मकता का मतलब क्या है? विभिन्न प्रकार से सोचना। रचनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी क्या है? कि आपके अगर एक आइडिया काम नहीं आ रहा तो दूसरा लगाएंगे, दूसरा काम नहीं आ रहा तीसरा लगाएंगे, तीसरा काम नहीं आएगा चौथा लगाएंगे। यानी कि वो बच्चा हार नहीं मानता और नए नए तरीके ढूंढता रहता है। तो यही तरीका हमें अपनाना पड़ेगा कि आप किसी भी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहो बच्चों से। तो जब बच्चा विभिन्न प्रकार से सोचेगा, कई बार आपने देखा होगा, आप कहते हैं बच्चे से कि भाई कुछ और सोचो, तो बच्चा कहता है सर और क्या सोचूं, यही था मेरे पास किताब में। आप कहते हैं और सोचो, नया आइडिया लाओ, बच्चा कहेगा नहीं है मेरे पास कोई आइडिया। जब आप बच्चे से कहते हैं कि आइडिया मिलेगा तो एक बार सोच के तो देख, और बच्चा सोच के देखता है, ट्राई करता है और आइडिया मिल जाता है, तो फिर बच्चे को मोटिवेशन आता है, अरे यार बात तो सही है, थोड़ा सा मेहनत करी नया आइडिया मिल गया यार। तो अब बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा, वो क्रिएटिव बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने वहीं छोड़ दिया ना बच्चे को, बच्चा बोलेगा सर मुझे और नहीं आता, आप कहेंगे ठीक है बैठ जाओ, तो वो बच्चा जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, वो कभी भी नया सोचने की कोशिश नहीं करेगा। तो आपको भी कई बार बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करके क्रिएटिविटी उसकी बाहर निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है परवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत निर्देश, और डी ऑप्शन है आपका उचित समायोजन। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर।
देखिए इसने बोला एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक बनेगा। बाधक कौन सी चीज बनती है भाई, जो खराब चीज होती है। तो सहयोगात्मक अधिगम तो अच्छी चीज है, पहला ऑप्शन तो पॉजिटिव हो गया। परवाह व सहानुभूति, ये भी अच्छी चीज है कि आप बच्चों के से सहानुभूति रखते हैं, बच्चों के हिसाब से सोच पाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज हो गई। मानकीकृत निर्देश आपका गलत रहेगा। मानकीकृत का मतलब होता है कि आप सभी बच्चों को एक जैसी ही बात बता रहे हो या एक जैसे ही तरीके से समझा रहे हो, जबकि बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं तो आपको विभिन्न प्रकार से समझाना चाहिए, तो ये गलत जाएगा। उचित समायोजन, ये ठीक है, यानी कि समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, कि बच्चों के हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है वही आप कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो आप दूसरी चीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न कहता है आपका प्रभावशाली शिक्षण कब होता है। पहला ऑप्शन है जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए। दूसरा है जब संप्रतियों को अमूर्त बनाकर व असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए। तीसरा ऑप्शन है जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो। और डी ऑप्शन है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए लिखते रहिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला प्रभावशाली शिक्षण कब होगा, यानी बच्चा बढ़िया चीजें कब सीखेगा, एकदम परफेक्ट आपकी टीचिंग हो रही हो। जब व्यक्तिगत विभिन्नता को आप अनदेखा करेंगे, गलत, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता को अनदेखा नहीं करना बल्कि स्वीकार करना है, तभी आप समावेशी शिक्षा के हिसाब से पढ़ा पाएंगे। जब संप्रतियों को अमूर्त बनाकर और असंदर्भित तरीके से पढ़ाएंगे, ये भी गलत है। असंदर्भित का मतलब हो गया कि बच्चे के जीवन से कोई जुड़ाव नहीं है। संदर्भ का मतलब होता है कि आप बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया। जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, यानी आप बच्चों को डरा के रखते हैं, तो डरा के रखेंगे तो बच्चा अच्छा कहाँ सीखेगा, वो तो टेंशन में रहेगा। जब सीखने में संवेगों का इस्तेमाल को स्वीकार किया जाए और संबोधित किया जाए, यानी कि बच्चों के इमोशंस को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं और इमोशंस का ध्यान रख रहे हैं कि बच्चा डरा नहीं होना चाहिए, बच्चे को आपको जो है टेंशन नहीं देनी है, बच्चे को बोलने की पूरी अनुमति देनी है, तब बच्चा जल्दी सीखेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जब शिक्षक KWL नीति, जिसमें विद्यार्थी को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं जब जानना चाहते हैं, तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिसंज्ञान, दूसरा ऑप्शन है याद रखना, तीसरा है अनुकरण और चौथा ऑप्शन है अनुबंधन। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। चलो बहुत अच्छा लिख रहे हो, लिखते रहो। हाँ जी, देखो इसने बोला जब KWL नीति अपनाते हैं, ये होता क्या है इसको भी बता देता हूँ। KWL, इसका मतलब होता है नॉन, यानी कि बच्चे को क्या आता है पहले से, इसका मतलब होता है नॉन, यानी बच्चा क्या जानता है। इसका मतलब होता है व्हाट टू नो, क्या जानना है बच्चे को। और एल का मतलब होता है लर्नड, यानी कि क्या सीखा है लास्ट में। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये आप अपनी ही लर्निंग या अपने संज्ञान के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे को ये सिखाना है कि मुझे कितना आता है, बच्चा ये डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे क्या सीखना है, बच्चा लास्ट में ये भी एनालिसिस कर पा रहा है कि मुझे कितनी चीज़ आ गई है। यानी बच्चे को अपनी नॉलेज के, अपने ज्ञान के, अपने दिमाग के बारे में सब पता है। और ये किस चीज़ के अंदर आएगा, ये अधिसंज्ञान के अंदर आएगा। ना तो ये याद रखना है, ना ही ये नकल करना है, ना ही कंडीशनिंग है। ये क्या है, ये अधिसंज्ञान है, मेटाकॉग्निशन है, यानी कि आपको अपने बारे में क्या पता है और आप अपने दिमाग के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका पहला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, जीन प्याजे के सिद्धांत में ये आपको मैंने पढ़ाया भी था। आगे क्या है, अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। तो पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा, दूसरा व्याख्यान, तीसरा है अवधारणात्मक मानचित्रण और डी ऑप्शन है प्रयोगों का संचालन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर।
सर ऊपर वाले से दुआ कीजिए सीटेट पास हो जाए कलाम। बिल्कुल 100% भाई, आप लोगों के लिए हमेशा दुआ है और मेहनत भी है। सीटेट ज़रूर पास होगा, चिंता ना करो। चलो 3,000 लाइक में लास्ट लाइक बचा है भाई, एक लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा 3,000वां लाइक? जल्दी कमेंट को नीचे करके कर दो, लाइक बटन दबा दो। इसने बोला शिक्षक केंद्रित पद्धति कौन सी है? शिक्षक केंद्रित है व्याख्यान। क्यों है व्याख्यान शिक्षक केंद्रित? क्योंकि व्याख्यान में केवल टीचर ही एक्टिव रहता है, बच्चे एक्टिव नहीं रहते। अब यहाँ खड़े होके सामने बच्चे बैठे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो बच्चों का कोई काम नहीं है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, सुनते सुनते सो भी जाएंगे आधे बच्चे, और टीचर ही बोले जाएगा। बल्कि तरीका ऐसा होना चाहिए, अगर आपका बोलना ही का मन है तो बोलना, चर्चा होनी चाहिए, यानी सामने वाले बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, बच्चे इंक्लूड हों, बच्चे भी एक्टिव हों, तब जाके सही तरीका होता है। तो व्याख्यान पद्धति गलत है आपकी, है ना। सहयोगात्मक शिक्षा अच्छी चीज़ है कि बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं मिलके। अवधारणात्मक मानचित्रण यानी आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो बच्चों को, कॉन्सेप्चुअल को ही अवधारणात्मक कहते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, वो भी बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो जहां बच्चे एक्टिव रहेंगे वो अच्छी चीज़ होती है। तो टीचर केंद्रित होगी व्याख्यान, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है? पहला ऑप्शन है समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना। दूसरा है सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना। तीसरा है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तरीके पर अटक जाना। और डी है साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए फटाफट लिखिए। आपकी वजह से 100+ आए हैं सागर, चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपना अपना आंसर। सर आज संस्कृत की क्लास में मज़ा आ गया, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐप में आज संस्कृत की क्लास हुई थी तो बिल्कुल मज़ा आना बनता है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपको मज़ा आया है तो यही तो चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा पड़ेगी किससे? तो समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में अगर आप बोल के सोच रहे हैं तो निगेटिव तो कुछ भी नहीं है, चाहे बिना बोले सोच लो या बोल बोल के सोच लो, अच्छी बात है ना। सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन कर रहे हैं आप, यानी कि किताब में आपने देखा होगा, गणित की किताब में चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ सवाल सॉल्व किए हुए होते हैं, वो उसी पैटर्न पे आधारित होते हैं। तो उसमें लिखा होता है पहले इनको देख लो, इन सवाल को कैसे सॉल्व किया गया है, फिर इनके आधार पे अगले सवाल सॉल्व करना। लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो उन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, बल्कि उन सुलझाए हुए उदाहरणों को भी खुद से सॉल्व करके देखता है कि क्या किताब में सही है या नहीं है। या टीचर अगर या कोई दूसरा व्यक्ति उनको कोई आइडिया देगा तो पहले वो उस आइडिया का पूरी जांच करेंगे, वो ऐसे अप्लाई नहीं कर देंगे कि उसने बोला तू ना यहाँ से नाली से कूद जा, तो वो ये नहीं आंख बंद करके कूद जाएंगे, वो गिर जाएगा नीचे। पहले वो सोचेंगे कि सच में मैं कूद सकता हूँ या कोई और तरीका भी हो सकता है, इसके ऊपर फट्टा ही लगा लो, उसके ऊपर चढ़ के चले जाएंगे। तो क्रिएटिव बच्चा जो होता है ना, वो आंख बंद करके विश्वास नहीं करता। तो ये बात भी पॉजिटिव है। लेकिन समस्या पर सॉल्व करने के लिए केवल एक ही तरीके पर अटके रहना, ये निगेटिव है। आपको एक तरीके पर अटकना नहीं है। अगर एक तरीका काम नहीं करता दूसरा लागू कर दो, दूसरा काम नहीं करता तीसरा लागू कर दो, लेकिन आपको अटकना नहीं है ना। एक तरीके वाली बात हमेशा नेगेटिव रहेगी। आप विचार मंथन कर रहे हैं यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो इससे नए आइडियाज मिलेंगे, ये अच्छी चीज़ है। तो सी ऑप्शन है जो निगेटिव है, इसी से बाधा पड़ेगी, तो सी ऑप्शन आपका सही जाता है। ठीक है जी, समझ गए बात को? चलिए केशव जी, इसमें माफ़ी की बात नहीं है भाई, केशव जी ऐसी कमेंट मत लिखो आप, कुछ लोग होते ही हैं जो ध्यान भटकाने आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा अधिसंज्ञान, तीसरा है नियमन और चौथा ऑप्शन है अनुकरण। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। मराठी होगा क्या ऐप में? नहीं भाई मराठी नहीं होगा, क्योंकि मराठी हमारे टीचर्स में से किसी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो मराठी हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर, लिखिए सब लोग। अच्छा कितने लोग नए जुड़े हैं आज, जो नए आज आज ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है? मुझे दिख जाएगा वैसे तो, पर मैं आपके हाथों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने आज ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ज़रा एक बार कमेंट में पिंक वाला हैंड भेजो अपना। सब लोग मत भेजना, सिर्फ जो नए बच्चे जिन्होंने आज ही चैनल सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने आज ही सब्सक्राइब किया है वो कमेंट में लिखो न्यू सब्सक्राइबर। चलो ये लिखो न्यू सब्सक्राइबर।
देखते हैं आज कितने बच्चे चैनल पे नए आए हैं लाइव क्लास में। चलो कमेंट में लिखो न्यू सब्सक्राइबर, जो जिन बच्चों ने आज ही चैनल सब्सक्राइब किया है सुबह से अब तक। इसने बोला स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में अधिसंज्ञान है। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार समझा दिया है, यानी कि खुद के बारे में कितनी नॉलेज है आपको, अपने बारे में कितना ज्ञान है। स्वयं को ज्ञाता मानना है या स्वयं को बारे में कि मुझे क्या पता है, दिमाग के बारे में सोचना अपने, अधिसंज्ञान है। ठीक है। अनुकूलन तो वैसे भी कंडीशनिंग है तो व्यवहारवाद में चला जाएगा। नियमन का मतलब होता है अपने ऊपर कंट्रोल करना, ये अधिसंज्ञान नहीं होता। ये होता है कि अपना जो काम कर रहे हो उस पर आपका कितना कंट्रोल है, आप अपने हिसाब से कर पाते हो। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, किसी और को देख के उसकी नकल कर रहे हो, अनुकरण। तो यहाँ जो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। अच्छा कौन कौन नए सब्सक्राइबर हैं आज देखो, नाम पढ़ते हैं हम आपके। जवाहर लाल, क्या नाम है यार, बड़ा बढ़िया नाम लिया आपका तो। सत्य सुमन, जय श्री, इस्लाह उम्मत, मोहम्मद आशिक। अच्छा तुम्हारा नाम और भी बढ़िया है। फिल्मी वाइब, अच्छा बहुत अच्छे। चलो बहुत सारे बच्चे हैं जो आज नए हैं, तो अब आप डेली ही आइए लाइव शाम को 7 बजे, क्योंकि अब वैसे भी नई वाली मैराथन स्टार्ट होने वाली है। तो आपने सही टाइम पे सब्सक्राइब किया है चैनल को। और क्वालिटी में अगर बात करेंगे तो अभी तक इंडिया का नंबर 1 चैनल है एसए टीचर एकेडमी क्वालिटी में। संख्या में आपको मिल सकते हैं और भी, लेकिन क्वालिटी में नंबर 1 है, क्योंकि अभी तक का जो सबसे बड़ा रिजल्ट दिया है इसी चैनल ने दिया है पूरे भारत में। और ये न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, एसए टीचर एकेडमी रिजल्ट के मामले में सबसे ऊपर है। तो इसलिए आप सही चैनल पे और सही टाइम पे जुड़े हो। अब आपकी नई मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है, कल परसों से 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा मैं, बिल्कुल फाइनल वाली जो मैराथन होती है ना एग्जाम के लास्ट वाली, तो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप डेली ही लाइव आइएगा, शाम को 7 बजे हम स्टार्ट करते हैं ना। तो टाइम नोट कर लो आप लोग, सब लोग कितने बजे, शाम 7 बजे डेली लाइव आना है आपको। ठीक है, डेली लाइव क्लास होगी आपकी। और ये न्यू वाली क्लास होंगी अब आपकी शुरू से एकदम, तो न्यू मैराथन क्लास होंगी। ठीक है ना, कितने बजे, शाम को 7 बजे। तो इसको लिख करके अपना एक पेज पे और अपना दीवार पे लगा दो जहां आप पढ़ाई करते हो, ताकि भूलो ना। तो छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना होगा, बताओ। आप आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए लिखिए अपना अपना आंसर लिखिए। जे टेट भी पढ़ाते हैं सर, भाई जे टेट भी लगभग सी टेट के जैसा ही होता है और उसको पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला है छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो बच्चा वैचारिक परिवर्तन करवा रहे हो, यानी आपको साफ साफ नजर आ रहा है समालोचनात्मक चिंतन की बात होगी, यानी बच्चा अपने दिमाग को और ज्यादा एक्टिव कर रहा है ना। वैचारिक परिवर्तन, समझ गए बात को, दिमाग में नए विचार उत्पन्न करना। तो व्याख्यान प्रणाली से तो नहीं होंगे भाई साहब, क्योंकि इसमें तो बच्चा ही एक्टिव नहीं हो रहा, टीचर ही बोलता है बस। फिर कह रहे हैं छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना, ये सही है, क्योंकि यहाँ बच्चे के साथ आप चर्चा करेंगे तो बच्चे के भी विचार बाहर निकलेंगे। बच्चों को अपनी सोच बदलने के लिए पुरस्कार देना गलत बात है। पुरस्कार देना निगेटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि ये सिर्फ बाह्य भी प्रेरणा है, थोड़ी देर काम करेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा। तो पुरस्कार देना, लालच देना, इनाम देना, पुनर्बलन देना निगेटिव होता है। फिर कह रहे हैं बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं आप। बच्चा अगर खुद से कुछ सोचने की कोशिश करता है तो आप डिमोटिवेट कर देते हैं, तो ये भी गलत जाएगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही है। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस। अगला प्रश्न क्या कहता है, महारत उन्मुख विद्यार्थियों को की विशेषता है कि उनमें विफलता का खाली स्थान डर और क्षमता का खाली स्थान दृष्टिकोण होता है। खाली स्थान में क्या शब्द आना चाहिए भाई, कम और वृद्धिशील, कम और स्थिर, उच्च वृद्धिशील, उच्च और स्थिर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखो अपना अपना आंसर। सर रात को 9 बजे वाले क्लास ऐप वाले हैं या यूट्यूब वाले। कविता जी पहली बात तो 9 बजे नहीं है, अभी अभी बताया यार, अभी अभी टाइम गड़बड़ कर रहे हो यार। 9 बजे नहीं है, 7 बजे है, शाम को 7 बजे। और ये यूट्यूब पे बता रहा हूँ मैं आपको, यूट्यूब पर होगा ये, ठीक है। 9 बजे तो कोई भी क्लास नहीं है यार, तुम लोग तो कंफ्यूज कर दोगे। हाँ मॉडल पेपर में उर्दू के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर में अलग से है, पीडीएफ जो है बना दी गई है, अलग से बनाई है,
क्योंकि उर्दू का फ़ॉन्ट जो है वो मैच नहीं हो पाता आपके पेपर से। तो इसलिए उर्दू का आपने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, उर्दू की बुकलेट अलग से मिलती है, याद है आपको? एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पेपर आता है उसमें केवल हिंदी और इंग्लिश होती है, उर्दू अलग से मिलती है, पेपर ही अलग आता है उर्दू का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अलग से ही मिलेगा आप, ठीक है? अलग से कल आपको उर्दू की पीडीएफ डलवा दूंगा अलग से, और उसके साथ आंसर भी रहेंगे। देखो अब इसने बोला महारत उन्मुख विद्यार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का डर कम रहेगा। जाहिर है भाई, जो बच्चा अपनी योग्यता पे काम करता है, जो मेहनती बच्चा है, आंतरिक अभिप्रेरणा वाला बच्चा है, उसमें फेल होने का डर होगा? नहीं होगा। भले ही वो फेल हो जाए लेकिन डरेगा नहीं वो। जैसे हीरो होता है ना, तो हीरो डरता नहीं है चाहे पिट जाए, है ना? क्योंकि उसको पता है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसको पता है कि क्षमता बढ़ सकती है, यानी क्षमता वृद्धिशील होती है। पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। जो बच्चे योग्यता वाले होते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा वाले भी होंगे। मैंने आपको बताया था आंतरिक अभिप्रेरणा में 4 टैग वर्ड हैं, जिनमें से एक है योग्यता बढ़ाना। तो जो बच्चा ये मानता है कि मैं पढ़ लिख के अपनी योग्यता बढ़ा लूंगा, तो उसमें विफलता का डर कम होगा। तो आंसर जो जाएगा पहला ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं या होने चाहिए? पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, दूसरा है विविधता का सम्मान, तीसरा है सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, और डी है रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। बताओ कौन से ऑप्शन इनमें से सही जाएंगे? चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। चलिए तुरंत जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर सब लोग लिखेंगे। और हमारे 3500 लाइक में लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन जो 3500 लाइक दबाएगा? जल्दी कमेंट को नीचे करके दबा दो लाइक बटन, अच्छे बच्चों की तरह, और फिर अपना नाम बताओ कमेंट में। देखिए इसने बोला है एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहा है जिसमें त्योहार और परंपराओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी कि जैसे कार्यक्रम होते हैं ना, नाटक होते हैं, बच्चे रोल प्ले करते हैं, है ना? कभी दिवाली का फंक्शन का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी ईद का कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सभी संस्कृति के बच्चे मिल करके सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। तो उसमें ये नहीं होता कि जो बच्चे हिंदू हैं वो ही होली के त्योहार को एक्ट करेंगे, उसमें सब मिक्स रहते हैं, है ना? या 26 जनवरी हो रही है तो उसमें सब मिक्स रहेंगे। तो इसमें सब लोग मिक्स रहते हैं, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम बढ़ेगा, विविधता को सम्मान मिलेगा। यानी इसमें डाइवर्सिटी में भेदभाव नहीं होता, बल्कि डाइवर्सिटी में सब एक साथ काम कर रहे हैं, सारे बच्चे मिलके एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि आप डाइवर्सिटी को सम्मान दे रहे हैं। सृजनात्मकता बढ़ेगी, यस, क्योंकि ये जितने भी काम होते हैं क्रिएटिव काम होते हैं। रूढ़िवादिता बढ़ेगी नहीं, बल्कि रूढ़िवादिता इससे कम होगी। लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे समझेंगे तो रूढ़िवादिता कम होगी। पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर। किस किस का सही गया बताओ? सही गया। अगला प्रश्न क्या है? एक शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? पहला ऑप्शन है समानुभूति, दूसरा है देखभाल, तीसरा प्रामाणिकता, और चौथा ऑप्शन है असहिष्णुता। बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन सही जाएंगे? चलिए लिखिए अपना अपना आंसर। सर मैंने कर दिया लाइक, हेमकांत, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। चलिए जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। तो इसने बोला एक शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण होने चाहिए? समानुभूति होनी चाहिए, यस। देखभाल करेगा बच्चों की, बिल्कुल। प्रामाणिकता भी होनी चाहिए, यस। असहिष्णुता गलत चीज हो गई, क्योंकि सहिष्णु का मतलब होता है धैर्य, और असहिष्णु का मतलब हो गया अधैर्य। यानी जिस टीचर में धैर्य ही ना हो वो अच्छा टीचर कैसे बनेगा? छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, वो एक ही चीज को एक हफ्ते में सीखते हैं। तो ये गलत चीज हो जाएगी, बाकी सब सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? पुरस्कार प्रदान करना, या फिर दंड देना, या फिर सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्ता की भावना को बढ़ावा देता है, या डी ऑप्शन है आपका सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करें। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लगता है आपको? लिखेंगे अपना अपना आंसर।
चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया। देखो इसने बोला बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, तो दंड और पुरस्कार तो निगेटिव टैग वर्ड हैं, ये तो बाह्य प्रेरणा को बढ़ाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। सीखने का ऐसा माहौल बनाओ जिसमें अपनेपन और स्वायत्ता को भावना को बढ़ावा मिले। अपनेपन का मतलब है कि सभी बच्चों से उसको डर ना लगे, बच्चे को ये लगना चाहिए कि सारी क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब मेरे ही दोस्त हैं। और स्वायत्ता का मतलब है कि उसको ये भी रहे कि मेरी रेस्पेक्ट होती है इस क्लास में, है ना। तो यही आंसर आपका राइट जाएगा। अगर बच्चे को आप निष्क्रिय कर देंगे तो बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक तो छोड़ो, बच्चे का अधिगम ही खराब है, फिर निष्क्रिय तो कभी भी करना ही नहीं है बच्चे को। अगला प्रश्न क्या है आपका, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले किस चीज को सीखते हैं और फिर खाली स्थान, यहाँ भी खाली स्थान है, के कौशल सीखते हैं। तो पहले स्थूल गतिक कौशल सीखेंगे या फिर सूक्ष्म गतिक कौशल, यही बताना है आपको। चलो बताओ खाली स्थान में क्या रखोगे आप, लिखिए अपना अपना आंसर। देखिए इसने बोला शारीरिक विकास के संदर्भ में पहले बच्चे स्थूल गामक कौशल सीखते हैं और बाद में सूक्ष्म पेशीय कौशल सीखते हैं, क्योंकि स्थूल जो होते हैं वो बड़े बड़े काम होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होगा तो वो सिर्फ हाथ पैर ही चलाता है, क्या वो उंगलियों से काम कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या वो पेन पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता। क्या वो लिख सकता है, क्या वो मटर छील सकता है, क्या वो सुई में धागा डाल सकता है, नहीं। जितने फिंगर्स वाले काम होते हैं उन्हीं को सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं, और जितने फिंगर्स वाले काम हैं वो बाद में आते हैं। जब बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का होगा तब वो धीरे धीरे उंगली वाले काम सीखेगा, वरना तो सिर्फ बॉडी को हिला डुला सकता है, बड़े काम कर सकता है, जैसे बाल्टी उठाना, लेकिन वो सुई नहीं पकड़ सकता। तो फिंगर्स वाले काम बाद में आता है, यही कह रहे हैं, स्थूल पहले आ जाएगा, सूक्ष्म बाद में आएगा, ठीक है। चलिए तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे आपकी क्लास होती है समाप्त। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी डेली शाम 7 बजे लाइव मिलना है आपको इस चैनल पे। और हाँ, जो लोग पूछ रहे थे अभी कि सर मूवी कब रिलीज़ होगी, तो मूवी ऑलरेडी कल रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखिए और थोड़ा सपोर्ट भी दिखाइए, आप सभी लोगों का सपोर्ट मायने रखता है। तो चैनल आपको मैंने बता ही दिया है, और आपकी वेब सीरीज़ जो है, जो वेब सीरीज़ का नाम है स्टूडेंट लाइफ, तो वो आपकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी, जो कि दूसरे चैनल पे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। और उसका नाम है शादाब आलम, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, ये लिखना है शादाब आलम, और ये वाला चैनल है हमारा, ठीक है। तो इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे, ये ब्लैक वाला फोटो लगा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये चैनल है हमारा, इस नाम से SHADAB, शादाब आलम लिखेंगे आप, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे शादाब आलम, अभी सर्च कर लो अभी के अभी, और आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी कल रिलीज़ हुई थी देवा मूवी, तो जिसने नहीं देखी जाके आप देख सकते हैं, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा जो आपकी न्यू वेब सीरीज़ है जो सीटेट वाले स्टूडेंट्स की ही लाइफ पर आधारित है, तो वो आपकी अगले हफ्ते तक आ जाएगी, ठीक है, इसी चैनल पे। तो उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा स्टूडेंट लाइफ। वेब सीरीज़ का नाम क्या रहेगा, स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, मिल जाएगी, चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। और कोई कुछ? जी सर, मैंने देवा ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। भाई ट्रेलर आपने देख लिया, अब तो पूरी मूवी आ चुकी है, अब जाके देखो ना पूरी की पूरी। मॉडल के आंसर जो है आपको कल शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम लीजिए, अच्छा सरवत नाम है क्या आपका, और कुछ? चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक।